Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina, and in this video we are going to discuss a very important judgment, that is Rakesh Sharma versus Vinita Sharma. It's a 2020 judgment, and the judgment is a very landmark impact, had a very landmark impact in Hindu succession law. So let's get started with it. सबसे पहले समझते हैं कि डॉटर्स को लेकर हिंदू लॉ में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था उसमें क्या चेंजेस आए थे एंड लेटर ऑन व्हेन 2005 अमेंडमेंट हैपेंड देन व्हाट हैपेंड सो लेट्स अंडरस्टैंड सम लाइक द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. The Hindu Succession Act 1956 initially excluded daughters from inheriting ancestral property equally. तो जब 1956 का एक्ट आया था उस टाइम पे हमने डॉटर्स को एज को पार्टनर रिकॉग्नाइज नहीं किया था, और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी उसमें डॉटर्स का राइट नहीं होता था. वो प्रॉपर्टी में एज अ मैटर ऑफ राइट अपना जो हक है, जो उनका शेयर है, वो नहीं मांग सकती थी. सो 1956 में जो इनिशियली हमने ये एक्ट लेके आए थे, at that time, the daughters were not co-partners and they had no right in the ancestral property. उसके बाद 2005 में एक की रिफॉर्म आया. द 2005 अमेंडमेंट ग्रांटेड डॉटर्स इक्वल को-पार्टनरी राइट्स बाय बर्थ. सो ये एक बहुत लैंडमार्क सिचुएशन थी हमारे लिए, जो ये अमेंडमेंट लेके आए. इससे जो राइट ऑफ वुमेन है उसको रिकॉग्नाइज किया, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया गया. और 2005 अमेंडमेंट से हिंदू सक्सेशन एक्ट में नाउ डॉटर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज को-पार्टनर्स. ओके, सो दिस वाज अ मेजर चेंज विच हैपेंड. बट इस चेंज से ना कुछ कंफ्यूजन्स भी आने लग गई थी, और उन्हीं कंफ्यूजन्स को इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था. वो क्या कंफ्यूजन्स थी और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. So this is clear. 1956 में daughters were not co-partners. They had no right in the ancestral property. But later on in 2005, when the amendment was done in the act, daughters were given equal rights and now they are co-partners. Right? इसका क्या मतलब है कि उनके पास ancestral property में अब right है. 2005 के अमेंडमेंट के बाद there was the judgment focused whether this amendment applies retrospectively to daughters born before 2005. कोई बहुत सारे इश्यूज कोर्ट के सामने आने लग गए थे, बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आने लग गए, कंफ्यूजन होने लग गई. तो उन्हीं को इस पर्टिकुलर जजमेंट में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया. सबसे पहला क्वेश्चन जो कोर्ट के सामने था वो ये था कि कैन डॉटर्स क्लेम कोपार्टनरी राइट्स इफ देयर फादर पास्ड अवे बिफोर September 9 2005. तो एक तो ये इशू था कि अगर कोई डॉटर है लेकिन उनके जो फादर है उनकी डेथ, ये जो क्योंकि सितंबर 9 2005 से ये अमेंडमेंट इन फोर्स हुआ था, तो अगर डेथ फादर की इससे पहले हो गई है तो भी क्या जो डॉटर है उसकी राइट बनी रहेगी, या फिर एक हम ऑटोमेटिकली एक मान लेंगे कि द पार्टीशन हैज हैपेंड एंड नाउ द डॉटर विल हैव नो राइट. तो क्या अगर आपके जो फादर हैं, इफ ही इज अलाइव आफ्टर दिस अमेंडमेंट, ओनली देन यू कैन आस्क फॉर राइट or share in ancestral property, or it will be available no matter when the father died. So this was one of the issues before the court. Then does the term by birth imply retrospective application? इसका ये मतलब था कि जो कोर्ट ने बाय लॉ 2005 अमेंडमेंट से हमने बाय बर्थ वी हैव गिवन राइट टू द डॉटर एंड उसको को पर्सनर बनाया है. अब सवाल ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने, कई जजमेंट्स में कई केसेस कोर्ट के सामने आ रहे थे कि ये जो बाय बर्थ है इसका क्या मतलब है. 2005 के अमेंडमेंट के बाद जिनका बर्थ हुआ है उनको राइट मिलेगा, या ये जो जिनका पहले से भी है, द डॉटर्स हु वर बोर्न बिफोर 2005 आल्सो विल बी कवर्ड एज को पार्टनर इन 2005. तो दो इश्यूज तो ये हो गए कि जो फादर है उसकी अगर डेथ 2005 से पहले हो गई है तो क्या डॉटर को फिर भी राइट मिलेगा. सेकेंड इशू वॉज कि जो डॉटर्स हैं जो 2005 अमेंडमेंट से पहले जिनका जो बर्थ हुआ है तो उनको राइट मिलेगा, या जो अब 2005 के बाद जिनका बर्थ होगा उनको राइट मिलेगा. थर्ड, डज द अमेंडमेंट एम टू एलिमिनेट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी राइट्स. सो ये भी एक कोर्ट ने इशू था के सामने इशू था कि ये जो क्या आर वी एक्चुअली एलिमिनेटिंग दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बाय दिस अमेंडमेंट और नॉट. Right? So these were the three issues which were before the court in this particular judgment. अभी लीगल प्रोविजंस क्या है, सेक्शन 6 जो है अगर आप देखेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट का, उसी में ये सारी बात लिखी हुई है कि डॉटर्स बाय बर्थ नाउ विल बी को पार्टनर्स एंड दिल हैव राइट. राइट, सो ये सेक्शन 6 में है. अब प्री अमेंडमेंट यानी 2005 से की अमेंडमेंट से पहले सिचुएशन क्या थी, प्रॉपर्टी डिवॉल्व बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप टू मेल को पार्टनर्स.
राइट। सो मेल जो को पार्टनर्स होते थे उनमें प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती थी। पोस्ट अमेंडमेंट डॉटर्स हैव द सेम राइट्स एज सन्स बाय बर्थ, अप्लाइज टू ऑल डॉटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बर्थ डेट। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो ये बाय बर्थ लिखा हुआ है, इट डजेंट मैटर आपका जन्म 2005 से पहले हुआ हो या आपका जन्म 2005 के बाद हुआ हो, दोनों ही सिचुएशन में आप को पार्टनर हैं। या जो अमेंडमेंट की जो हम डेट है वो इस तरीके से हम नहीं देखेंगे कि अच्छा जो डॉटर है इफ शी इज बॉर्न बिफोर 2005 और बॉर्न आफ्टर 2005, इट डजेंट मैटर बिकॉज द राइट इज बाय बर्थ। द अमेंडमेंट सेज बाय बर्थ द डॉटर विल बी को पार्टनर। तो आप कभी भी आपका बर्थ हुआ हो, कोई भी डेट को हुआ हो, किसी भी ईयर में हुआ हो, आप को पार्टनर है आफ्टर दिस अमेंडमेंट। सो दिस इशू वॉज रिजॉल्व कि जो बाय बर्थ है ये रेट्रोस्पेक्टिव ही लगना है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पिछले डेट से, पहले से लगना। राइट। कोई लॉज जो होती है वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होती है या रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होती है। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो डेट आई है, जिस डेट को इन्फोर्स किया है, या कोई डेट जो गवर्नमेंट ने सोची है उसके बाद से ये लॉ अप्लाई होगी। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि ये पिछले डेट से अप्लाई होगी। सो बाय बर्थ से ये चीज क्लियर हो गई थी कि डजेंट मैटर व्हेन द डॉटर वाज बॉर्न, जो भी उनका डेट ऑफ ईयर है, इट रियली विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, आप को पार्टनर हैं। सो दिस मैटर वाज रिजॉल्व कि बाय बर्थ माने इट्स रेट्रोस्पेक्टिव नो मैटर इन विच ईयर यू वर बॉर्न। जजमेंट आया था 11 अगस्त 2020 को, और जो बेंच थी वो जस्टिस अरुण मिश्रा की थी एंड अब्दुल नजीर एंड एम आर शाह की थी। रूलिंग आई डॉटर्स आर को पार्टनर्स बाय बर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फादर्स डेथ डेट। तो ये चीज भी उन्होंने क्लियर किया। कभी क्या कंफ्यूजन था ना कि जो 2005 से पहले जिन फादर्स की डेथ हो गई है, अब डेथ हो गई है, यानी कि एक तरीके से ये क्या हम ये मान लें द प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी डिवाइडेड एंड नाउ द डॉटर्स हैव विल हैव नो राइट, तो इसको कोर्ट ने किया कैंसिल। कोर्ट सेड नो, इट डजेंट मैटर व्हेन द फादर डाइड। अगर फादर की डेथ 2005 से पहले हुई है बट द प्रॉपर्टी इज नॉट पार्टीशन प्रॉपरली, एक पार्टीशन डीड से रजिस्टर कराकर अगर या फिर किसी डिक्री के थ्रू अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ है, तो even the father died before 2005, the daughter can still ask for her share in the property. Okay. The amendment has retrospective effect. कोर्ट ने बोला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है अमेंडमेंट का। अगर प्रॉपर्टी का पार्टीशन अब तक नहीं हुआ है तो भले ही जो फादर है उसकी 2005 से पहले डेथ हो गई है, द डॉटर कैन नाउ आस्क फॉर शेयर इन दैट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एनी प्रायर पार्टीशन मस्ट बी वैलिडली डॉक्यूमेंटेड टू अफेक्ट द डॉटर्स राइट्स। ठीक है। अभी क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए 2004 में कोई एक पार्टीशन हो गया, और वो पार्टीशन आपने उसकी डीड बनाई, पार्टीशन डीड आपने बनाई, फिर आपने उसको रजिस्टर भी करवा लिया। ठीक है। तो उससे जो सन थे, जितने बेटे थे, उन्होंने प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया था आफ्टर देयर फादर्स डेथ। राइट। या फिर और कोर्ट के थ्रू, एक डिक्री के थ्रू 2005 से पहले जो है पार्टीशन हो गया है। सो नाउ आफ्टर 2005 अमेंडमेंट दैट पार्टीशन कैन एज अ मैटर ऑफ राइट कैन नॉट बी रीओपन्ड। राइट। तो अब जो है राइट आपके जो डॉटर्स हो सकती है उनको प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज द पार्टीशन इज वैलिडली डन नाउ, इट्स वैलिडली डॉक्यूमेंटेड। सो नाउ देयर इज नथिंग लाइक इट कैन नॉट बी रीओपन्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, आप उसको दोबारा नहीं खुलवा सकते। लेकिन अगर जो फादर है उसकी 2005 अमेंडमेंट से पहले डेथ हो गई है बट द प्रॉपर्टी इज नॉट पार्टीशनड प्रॉपरली येट, जो बेटे हैं उन लोगों के बीच में पार्टीशन अब तक नहीं हुआ है, किसी भी वजह से कोई डिस्प्यूट था या फॉर वट एवर रीजन द पार्टीशन हैज नॉट ऑफिशियली हैपेंड बिटवीन द सन्स एंड द फादर डाइड बिफोर 2005, देन आफ्टर 2005 अमेंडमेंट द सिस्टर कैन आस्क फॉर हर शेयर इन द प्रॉपर्टी। राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता व्हेन द फादर डाइड, इफ द फादर डाइड इवन बिफोर 2005, इट विल नॉट बी सेड दैट द प्रॉपर्टी वाज पार्टीशन्ड एंड द डॉटर विल हैव नो राइट, दैट विल नॉट बी द केस। राइट। सो ये भी कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि पहली चीज कि बाय बर्थ, यानी कि जो बेटी है वो कभी भी पैदा हुई हो वो को पार्टनर है बाय बर्थ। राइट। जो वहां ये नहीं लिखा हुआ कि आफ्टर दिस अमेंडमेंट शी विल बी अ को पार्टनर, नो, द अमेंडमेंट सेज बाय बर्थ शी विल बी अ को पार्टनर। सो दैट इज क्लैरिफाइड। दूसरी चीज कोर्ट ने क्लैरिफाई की कि जो फादर है उसकी डेथ कभी भी हो, अगर 2005 के बाद
अमेंडमेंट आने के बाद डेथ हुई है तब तो क्लियर ही है कि डॉटर विल हैव शेयर। क्वेश्चन था कि अगर 2005 के अमेंडमेंट से पहले फादर की डेथ हो गई है तो फिर क्या होगा। तो उसमें दो सिचुएशंस है, या तो पार्टीशन हो चुका है, वैलिडली डॉक्यूमेंटेड है, या नहीं है। अगर वैलिडली डॉक्यूमेंटेड है और बहुत ही अच्छे से वाया रजिस्ट्रेशन और वाया डिग्री ऑफ कोर्ट द पार्टीशन हैज हैपेंड, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द डॉटर टू गेट हर शेयर। बट इफ द पार्टीशन हैड नॉट हैपेंड और फादर की डेथ हो गई है 2005 की अमेंडमेंट से पहले और अब अमेंडमेंट आ गई है, दैट डॉटर, दैट सिस्टर कैन आस्क फॉर हर शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. दिस वाज क्लैरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट. Now, what is the significance of this judgment? A, it's empowering women, ensures daughters are at an equal footing with sons in inheritance. Right? यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ये rights जो होती है ना, it also comes with responsibilities. So if the daughters are asking or they have been given this equal right in the property, then with that also comes equal responsibility. So when it comes to the taking care of parents or taking care of their finances or their health, the responsibility should not be on the son only. It should be shared with by the daughter as well, because now she will also have the equal like financially she will also have equal rights as that of son. So we should also come forward and take up equal responsibilities. Then I can like we can for sure say that that is women empowerment, because getting rights and getting responsibility equally is women empowerment in my opinion. Then simplified succession laws removes ambiguity around the father's death. This judgment also clarified that it doesn't matter when the father died, the daughter will still have right in the ancestral property and she will be a co-partner by birth. Constitutional mandate aligns property laws with gender equality principles under the constitution. Right? So constitution हमारा बोलता है right to equality, everyone should be treated equally and should not be discriminated on the basis of gender. So ये amendments है and then of course this judgment aligns with that right. और जो inequality थी भी उसको clarify किया उन्होंने, and the women have been put on equal footing as men. दो जजमेंट से, एक प्रकाश फूलावती का जजमेंट था 2015 का, जहां पर कोर्ट ने ये बोला था कि ये एक प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है 2015 में. देन 2018 में दनम्मा वर्सेस अमर का जजमेंट था, जहां पे कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि इट हैज रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बट इट वाज नॉट क्लैरिफाइड. राइट? बट इन विनीता शर्मा जजमेंट ये जो डाउट था इसको कोर्ट ने क्लियर किया और ये हेल्ड किया दैट the amendment is retrospective. So even if the father died before 2005 amendment, the daughter was born before 2005 amendment, still they will have right, the daughters will have right under the law, and they can ask for equal share in the ancestral property. Conclusion, key takeaway क्या है इस judgment का? The judgment affirms daughters' rights in Hindu joint family property irrespective of their birth date or the father's death date. Right? As I have explained this. Broader impact, a milestone in advancing gender justice and ensuring uniformity in inheritance laws. So ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है टुवर्ड्स women. पहले आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमको पता चलते थे कि the daughters were always treated as a liability, right? कि क्योंकि वो उनको जो सिचुएशन थी कि भाई आपने तो चले जाना है एंड यू विल नॉट बी इन द फैमिली एंड यू विल नॉट टेक केयर ऑफ द देयर पेरेंट्स एंड ऑल. सो जो सेक्शन 6 की अमेंडमेंट है वो सिर्फ राइट्स नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात करती है. सो द पेरेंट्स कैन even ask the daughters for their maintenance. There are Supreme Court's judgments also where they have held that. So that in true sense I think is empowerment, when like you can also take responsibility and step up and take equal responsibility as the sons and help your parents like that. Right? So this I will in the long term will bring that impact and will not see things from the lens of gender and will see people as people. Right? So this is it regarding this particular judgment. I hope you learned something new today, and आपके कोई भी doubts इससे particular topic से related हैं तो feel free to write in the comment box and I will try my best to answer them. So thank you so much for watching, and if there is any judgment you want me to cover, anything you want to learn about something, so let me know. Write your suggestions in the comment box. I'll try and make videos on that as well. Thank you so much for watching.